हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और डिटेल में उसका एनालिसिस देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है एसएससी जेई में प्रीवियसली ईयर पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस और भी बहुत सारे एग्जाम्स जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम्स, एसएससी के और भी एग्जाम्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, पीएसयूज के एग्जाम्स और गेट ईएससी सारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स आर देयर इन ए 6 पोल सिंप्लेक्स लैप वाउंड डीसी मशीन। लैप वाउंड डीसी मशीन है, उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने होंगे? तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। एक लैप वाउंड मशीन में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो होंगे नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। ठीक है, इसको याद करने का क्या फॉर्मूला है? देखिए इसमें लैप में ए और पी दोनों है। ए होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स और पी होता है नंबर ऑफ पोल्स। लैप में ए और पी दोनों है, जहां पर भी लैप आए तो वहां पर आप ऐसे इसको कंसिडर कीजिएगा, ए और पी है तो दोनों को इक्वल आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको याद रहेगा इजिली। तो लैप पॉइंटिंग में एल है, ए और पी है, तो ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और पी नंबर ऑफ पोल्स, ये दोनों इक्वल होंगे तो लैप पॉइंटिंग हो गया। ठीक है, वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है? 2 होता है डिफॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह का ये फॉर्मूला होता है। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता क्या है। देखिए एक हम लोग केस सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, केस सिनेरियो में हम लोग क्या लेते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास 24 आर्मेचर कंडक्टर है। ठीक है, आर्मेचर के 24 कंडक्टर है। ठीक है, और हमारे पास जो एवरेज ईएमएफ है एक कंडक्टर का 2 वोल्ट है। ठीक है, आपको डीसी मशीन में पता है ये कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग क्या होता है। मैं आपको ब्रीफ रिकैप देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर लगी रहती है। ठीक है, और ये यहाँ पर आर्मेचर रहता है। ठीक है, तो जो आर्मेचर रहता है उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं, स्लॉटिंग में होते हैं। ठीक है, मोटर केस में हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर तो ये क्या होता है, ये यहाँ से कनेक्टेड होता है, यहाँ पर हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, वो एक रोटेटरी ईएमएफ जनरेट करती है। वो रोटेटिंग ईएमएफ जो होता है वो कंडक्टर्स को कट करता है, एमएमएफ जनरेट करती है, फ्लक्स फ्लो होता है। उस वो क्या करती है, कंडक्टर्स में ईएमएफ स्टोर कर ईएमएफ डिराइव करती है। उससे क्या होता है, फिर ये कंडक्टर जो है फ्लक्स फ्लो करता है, कंडक्टर्स में फ्लक्स फ्लो होता है। तो ये फ्लक्स, ये रोटेटिंग फ्लक्स के इंटरैक्शन से जो है वो टॉर्क जनरेट होता है और ये रोटेट होता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि 24 आर्मेचर कंडक्टर है और हर एक कंडक्टर के अक्रॉस 2 वोल्ट हमारा वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा, हर एक कंडक्टर एक स्पेसिफिक करंट को हैंडल करने के लिए डिजाइन होता है। तो मान लीजिए कि हर एक कंडक्टर 5 एम्पियर करंट ले सकता है। ठीक है, हैंडल कर सकता है। तो अब मान लीजिए कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स क्या होता है उसको आपको क्लियरिफाई करता हूँ। तो मान लीजिए 3 केस सिनेरियो है। पहला केस सिनेरियो कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है। दूसरा केस सिनेरियो, तो ये नंबर ऑफ 2 पैरेलल पाथ किस में होगा? वेव माउंटेड वाइंडिंग में होगा। दूसरा केस सिनेरियो क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 है। और तीसरा केस सिनेरियो क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 6 है। ठीक है, तो अब उसका रेटिंग किस तरह से डिसाइड होगा? देखिए, तो अब एक पहला केस सिनेरियो देखते हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है। जब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होगा, पहला केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी ए इज इक्वल टू अगर 2 है तो उसे केस में क्या होगा? तो देखिए उसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये है हमारा ब्रश। ठीक है, इसके अक्रॉस नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स 2 है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि जब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है और कंडक्टर टोटल 24 है, तो एक पैरेलल पाथ में कितना कंडक्टर आएगा? 12 कंडक्टर आएगा। ठीक है, तो एक पैरेलल पाथ में मान लीजिए कि ये पहला कंडक्टर हुआ, फिर ये हुआ, दूसरा कंडक्टर हुआ, ऐसे होते 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 ये टोटल ये टोटल 12 कंडक्टर्स हुए। ये 11th कंडक्टर हुआ, उसके बीच में 2 के बीच में और बाकी कंडक्टर्स आएंगे। ठीक उसी तरह से दूसरा पैरेलल पाथ है, उसमें इसी तरह से टोटल 1 से लेकर 12 कंडक्टर बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हर एक कंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ है वो क्या है? 2 वोल्ट है। तो इसका मतलब है इसके अक्रॉस जो हमारा ईएमएफ आएगा, वो जनरेटेड ईएमएफ आएगा, वो क्या आएगा? 12 × 2। ठीक है, क्योंकि टोटल 12 कंडक्टर, हर एक का 2 वोल्ट है, यानी कि 24 वोल्ट आया। ठीक है, ये इसका हुआ करंट। अब हर एक कंडक्टर जो है 5 एम्पियर करंट हम ले सकता है। ठीक है, हर एक कंडक्टर 5 एम्पियर करंट ले सकता है, इसमें भी हर एक कंडक्टर 5 एम्पियर करंट ले सकता है। तो टोटल 5 एम्पियर और 5 एम्पियर, तो टोटल जो करंट की रेटिंग होगी इसमें वो क्या हो जाएगी? 2 × 5, यानी कि टोटल 10 एम्पियर करंट।
इसका मतलब 10 एम्पियर और 24 वोल्ट, ये इसका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ में इसकी करंट और वोल्टेज रेटिंग हुई। ठीक, तो पहला केस में हम लोग देखेंगे 24 वोल्ट और 10 एम्पियर। ठीक, अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं। तो दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है वो है हमारा 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर 4 होंगे तो इसी तरह से हम लोग ब्रश में ड्रॉ करेंगे। ये हमारे दो ब्रशेस के अक्रॉस नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स क्या होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स 4 है, तो इसका मतलब है कि इसमें कंडक्टर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। 4 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है, तो इसका मतलब है क्या कि उसके अक्रॉस करंट कितना, कंडक्टर हम लोग कितना लगा सकते हैं। देखिए टोटल 24 कंडक्टर्स है, तो हर एक के अक्रॉस कितना होगा, 6 कंडक्टर्स एक पैरेलल पाथ के अक्रॉस। तो ये देखिए पहला कंडक्टर यहाँ हुआ, दूसरा कंडक्टर यहाँ हुआ, ऐसे बढ़ते 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 ये 6th कंडक्टर यहाँ हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी 6 कंडक्टर होगा, यहाँ पर भी पहला कंडक्टर होगा, पैरेलल पाथ से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। उसी तरह से इसमें भी 6 कंडक्टर होगा, बढ़ते बढ़ते पहले कंडक्टर से, और यहाँ पर भी 6 कंडक्टर होगा। ठीक है, बढ़ते बढ़ते पहले कंडक्टर से। तो इसका मतलब है क्या कि टोटल कंडक्टर्स कितने होंगे हमारे पास, 24, 6 6 6 6 24 कंडक्टर्स में। तो इसके अक्रॉस आप वोल्टेज, आप करंट रेटिंग निकालिए, हर एक में कितना करंट फ्लो होगा, 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर। तो इसका मतलब करंट कितना हो जाएगा, 5 × 4 यानी कि 20 एम्पियर। ठीक है, 20 एम्पियर इसकी करंट रेटिंग हुई। अच्छा, इसकी जो ईएमएफ की रेटिंग हुई, तो वो ईएमएफ की रेटिंग क्या हुई, ये हमारे पास टोटल कंडक्टर कितना है 6 इंटू ये टोटल वोल्टेज कितना है 2, यानी कि ये 12 वोल्ट। अच्छा, इससे आप पावर रेटिंग भी निकाल सकते हैं। तो 20 एम्पियर इंटू 12 यानी कि पावर हो गया हमारा 20 × 12 यानी कि 240 वाट। ठीक है, तो दूसरे केस सिनारियो में ये निकला, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 है, तो करंट 20 एम्पियर है, 12 वोल्ट है। पहले केस में क्या था, करंट कितना था, 10 एम्पियर था। यानी कि अभी देखिए पहले केस में जब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 था तो करंट था 10, अभी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ गया 4, तो करंट कितना हो गया 20 एम्पियर। वोल्टेज कितना था 24, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ने से वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ने से करंट की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन वोल्टेज की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली 6 के केस में हम लोग देखते हैं, 6 के केस में क्या होगा, थर्ड केस है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या है 6, तो उसे केस में आप ही बताइए क्या होगा। यहाँ पर दो ब्रशेस है, ठीक है, उसके क्रॉस हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 6 है, यानी कि टोटल इस तरह से नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसके क्रॉस करंट कितना होगा, तो अभी कंडक्टर्स कितने हम लोग अरेंज कर सकते हैं, 6 है इंटू 4, यानी कि हर एक ब्रांच के क्रॉस 4 कंडक्टर्स आएंगे, है ना। तो इसका मतलब नंबर, हर एक नंबर ऑफ पैरेलल पाथ में कितने होंगे, 4 कंडक्टर होंगे। तो सिमिलरली इस तरह से कंडक्टर 4 होंगे। ठीक है, ये बढ़ते जाएंगे, तो ये 4 होंगे टोटल कंडक्टर। तो अभी बताइए इसमें कि इसमें करंट रेटिंग क्या होगा। इसमें करंट रेटिंग हो जाएगा, हमारा टोटल ब्रांचेस कितना होगा 6, और हर एक में कैपेसिटी कितना है 5, यानी कि ये 30 एम्पियर। ठीक है, और जो हमारा वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी ईएमएफ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा हमारा 4 × 2 यानी कि 8, यानी कि ईएमएफ और घट गया। तो पहले केस में अब हम लोग इसका डिटेल बनाते हैं। तो देखिए पहले केस में क्या हो जाएगा, जब A = 2 था, एक डाटा शीट बनाते हैं, A = 2 था, यानी नंबर ऑफ पैरेलल पार्ट 2 था, तो जो करंट का जो वैल्यू था वो था हमारा 10, और जो ईएमएफ का जो वैल्यू था वो था हमारा 24। ठीक है, उसके बाद A = 4 के केस में हमारा क्या हुआ, A = 4 के केस में हमारा जो करंट का वैल्यू है वो हो जाएगा 20 एम्पियर, और जो वोल्टेज का वैल्यू था वो था 12। अब A = 6 के केस में क्या होगा, जो हमारा करंट है वो था 30, और जो हमारा वोल्टेज है वो है 8। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ने से करंट बढ़ता है और वोल्टेज घटता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन अ डीसी मशीन ऑफ। तो वेव वाइंडिंग क्यों एम्प्लॉय किया जाता है डीसी मशीन के केस में, तो वेव वाइंडिंग क्यों इम्प्लाई किया जाता है, तो वेव वाइंडिंग इम्प्लाई किया जाता है क्यों, अभी हमने देखा है वेव वाइंडिंग यानी कि A = 2, हमने देखा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कम है तो करंट का वैल्यू ज्यादा है प्रीवियस क्वेश्चन में, और वोल्टेज का वैल्यू कम है। तो इसका मतलब है क्या कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेस है, तो लो करंट है और हाई वोल्टेज रेटिंग है। ठीक है, तो A = 2 में हमने देखा करंट कम था और वोल्टेज का रेटिंग ज़्यादा था, और नंबर पैरेलल पाथ बढ़ाने से करंट बढ़ गया और वोल्टेज का वैल्यू घट गया। तो वेव बाइंडिंग में A = 2 है, यानी लीस्ट नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, तो इसका मतलब है कि लो करंट और हाई वोल्टेज रेटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स डू नॉट यूज इक्वलाइजर रिंग। इक्वलाइजर रिंग किसमें यूज नहीं होता है,
तो यानी कि 4 पोल सिंप्लेक्स वेव वाउंड डीसी मशीन में इक्वलाइजर रिंग यूज नहीं होता है। इक्वलाइजर रिंग का यूज कब होता है? इक्वलाइजर रिंग का यूज होता है लैप वाइंडिंग के केस में। क्यों यूज किया जाता है? सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेटिंग करंट उसमें फ्लो करता है, उसको अवॉइड करने के लिए। तो किसको अवॉइड करने के लिए? सर्कुलेटिंग करंट। सर्कुलेटिंग करंट को अवॉइड करने के लिए जो लैप वाइंडिंग में होता है वो हमें हमें हम लोग यूज करते हैं इक्वलाइजर रिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर रोटेटिंग इन ए बाइपोलर फील्ड इज। तो ईएमएफ क्या इंड्यूस होता है? एसी। तो क्या होता है, देखिए, जो हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के चलते होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग, इसी के लिए वो क्या होता है? अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। ठीक है, फ्लक्स जो इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज होता है उसमें, तो वो इंड्यूस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से चलते ईएमएफ। तो इसका मतलब वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। ठीक है, क्योंकि चेंज तो होता, फ्लक्स तो हमेशा चेंज होते रहेगा, तो इसके लिए वो एसी होता है, अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, देखिए, मोटर केस में हम लोग ने डिस्कस किया था, दोनों केस में डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं उसके। ये दो दो तरीके से इसमें हो सकता है दोस्तों। या तो हम लोग फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर में माउंट करते हैं इस तरह से, और आर्मेचर को रोटेटरी होता है, उसमें कंडक्टर्स होते हैं। या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है उसको उसको हम लोग स्टेटर में डालेंगे, और जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम लोग रोटेटरी इन नेचर रखेंगे, ऐसे करके। ठीक है, ब्रशेस के थ्रू उसमें सप्लाई करेंगे। तो तो इसके हिसाब से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो दोनों दोनों केस में क्या होगा? एसी जो होगा, ईएमएफ इंड्यूस एसी इन नेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवफॉर्म ऑफ द आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन। वेवफॉर्म आर्मेचर एमएमएफ का डीसी मशीन में क्या होता है? तो वेवफॉर्म जो होता है आर्मेचर का वो होता है ट्राइंगुलर। एमएमएफ का पूछ रहा है, ठीक है, फ्लक्स का उसका अलग नेचर का होता है। देखिए दोस्तों, अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें तो वो होता है क्या? वो पीक इन नेचर होता है, ऐसे करके। ठीक है, आर्मेचर एमएमएफ, ये क्या होता है? आर्मेचर एमएमएफ। ठीक है, और जो हमारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो हमारा फ्लक्स, जो फ्लक्स इंट्रोड्यूस होगा वो इस तरह से होगा। ये कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, ये जो रीजन होता है, इस रीजन को हम लोग समझते हैं। ये जो पर्टिकुलर रीजन होता है जहां पर ये एमएमएफ, आर्मेचर एमएमएफ पिक करता है, वो रीजन होता है इंटरपोलर रीजन, यानी कि फील्ड वाइंडिंग का के बीच का रीजन। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें तो देखिए, ये इस तरह से पोल का शू हुआ। ठीक है, नॉर्मली करेक्शन कैसा होता है? नॉर्मली देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आर्मेचर है, ये हमारा 2 पोल के लिए हम लोग इसको माउंट करते हैं। तो इसको अगर हम लोग 2 डायमेंशन में इस तरह से ओपन करें तो इसके बीच में हमारा फील्ड वाइंडिंग होगा, यहाँ पर है ना, फील्ड वाइंडिंग होगा। तो ये हमारा फील्ड वाइंडिंग हुआ, तो ये एक साउथ पोल, सपोज ये नॉर्थ पोल हुआ। तो अभी देखिए उसके केस में क्या होगा कि ये जो है हमारा, इसके बीच में जो आर्मेचर कंडक्टर्स है उसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ पोर्शन दोनों फील्ड्स के अपोजिट में आएगा। ठीक है, तो इसमें जो आर्मेचर एमएमएफ है, आर्मेचर फ्लक्स है, उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, और फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह से होगा, यानी दोनों आपस में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होंगे। ठीक है, यहाँ पर कंडक्टर्स इसमें स्लॉटिंग होंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि आर्मेचर में जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, सर्कुलेटरी डायरेक्शन होगा उसमें, और फील्ड वाइंडिंग की जो डायरेक्शन होगी, फील्ड एम फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारा कंडक्टर्स होता है, उसमें हमारा सर्कुलेटरी करंट फ्लो करता है जिससे कि ये सर्कुलेटरी फ्लक्स फ्लो करता है। ठीक है, ये इस तरह से इसमें फ्लो करता है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए, यहाँ पर या आर्मेचर एमएमएफ केस में हमने हमने क्या ड्रॉ किया था कि यहाँ पर वो पीक होता है आर्मेचर एमएमएफ, जैसे कि हम लोग पिछले ड्राइंग में देखा था। होता क्या है, एमएमएफ तो ठीक है, यहाँ पर पीक होता है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, इन इन दोनों पॉइंट के बीच में जो हमारा रिलक्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। आपको फॉर्मूला पता है कि जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। ठीक है, तो होता है क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, यानी जस्ट पोल शू के नीचे में जो हमारा रिलक्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो लीनियरली वैरी करेगा। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक में इसके साथ वो लीनियरली वैरी करेगा।
और ये बीच वाले पॉइंट में जो एमएमएफ होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली पोल शू के अंदर है। हम लोगों ने आर्मेचर एमएमएफ का बात कर रहे हैं, तो आर्मेचर एमएमएफ ऑलवेज हमारे लिए अनडिजायरेबल इन नेचर होता है, क्योंकि वो आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। तो हमारा मेन फ्लक्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा फील्ड फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस पोल शू के नीचे में है, टोटल का टोटल फ्लक्स इंगेज है, तो इसका मतलब आर्मेचर एमएमएफ यहाँ पर कम है, और इन दोनों के गैप में जाते जाते आर्मेचर एमएमएफ पीक होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो हमारा रिलक्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो आर्मेचर जो फ्लक्स है वो इसी लाइन को फॉलो करता है, ठीक है, इसी लाइन को फॉलो करता है, ठीक। बस जो एंगल का डिफरेंस होगा किसके लिए होगा, रिलक्टेंस को से डिवाइड करने के लिए होगा। और जैसे ही वो पोल शू के इस कॉर्नर में आता है वैसे ही फ्लक्स कम हो जाता है, क्योंकि सडनली इस पॉइंट पे जो एयर गैप है वो बढ़ जाता है इन दोनों के बीच में, तो जो रिलक्टेंस का वैल्यू वो बढ़ जाता है। जब रिलक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा। इसी के लिए इसका जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पीक आएगा, और ये जो दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट जो हम लोगों ने गैप दिखाया था जो पोल्स के बीच का रीजन है, वहां पर एमएमएफ कम, वहां पर फ्लक्स कम हो जाएगा, और उससे पहले ये इसको इस तरह से फॉलो करेगा। तो ये जो हमारा है वो आर्मेचर एमएमएफ का जो ड्राइंग है, और ये जो है हमारा आर्मेचर फ्लक्स का ड्राइंग है, ठीक है। बीच में रिलक्टेंस आने के चलते, एयर गैप के चलते इसका ये इस तरह से टैपर हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वेवफॉर्म ट्रायंगुलर वेवफॉर्म होता है आर्मेचर एमएमएफ के केस में अगर पूछा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डीसी मशीन द शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेन फील्ड फ्लक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका जो वेवफॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ठीक है। वो क्या होगा, फ्लैट टैप, उसको उसको हम लोग फ्लैट टैप बोलते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे में जस्ट उसी तरह से ड्रॉ 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 कर सकते हैं, जो पोल्स हुए उसके नीचे में जो ये होगा वैल्यू वो होगा फील्ड फ्लक्स का फ्लैट वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद एयर गैप है उसमें फील्ड फ्लक्स कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये ट्रांजिशन रीजन है, कम हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पोल में वो फिर इस तरह से होगा, ठीक है। तो फ्लैट टैप या ट्रेपेजोइडल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन, तो किसमें, जनरेटर केस में, जैसा मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमी कॉइल्स आर यूज्ड फॉर, डमी कॉइल किसके लिए यूज किया जाता है, तो डमी कॉइल यूज किया जाता है मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। तो डमी कॉइल को ओनली हम लोग वेव वाइंडिंग में यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वेव वाइंडिंग मतलब कि डमी कॉइल, ठीक है। वेव वाइंडिंग में हम लोग डमी कॉइल का यूज करते हैं। इक्वलाइजर रिंग किस में यूज करते हैं, लैप वाइंडिंग में, ठीक है। लैप वाइंडिंग में इक्विलाइजर रिंग का यूज करते हैं, इक्विलाइजर रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट के लिए क्या स्टेटमेंट ट्रू है, तो जो फील्ड एनर्जी इज इक्वल टू को एनर्जी होता है। देखिए होता है क्या है दोस्तों, जो मेन फील्ड है उसको हम लोग लैम्डा में लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग करंट का डालते हैं। तो यहाँ इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये जो पोर्शन होता है ये होता है फील्ड एनर्जी का, ठीक है, और ये जो पोर्शन होता है वो होता है को एनर्जी का, ठीक है। को एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं डब्ल्यू एफ डैश से, उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इंटीग्रल 0 to I लैम्बडा डी आई, ठीक है। 0 to I का इंटीग्रल होगा यहाँ से आगे लेकर यहाँ तक 0 to I के बीच में, तो ये दोनों इक्वल होता है, फील्ड एनर्जी और को एनर्जी दोनों इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मशीन हैज p poles and the armature rotates at n revolution per minute, then the frequency obtained in induced EMF in the armature winding of the machine, तो क्या होता है, देखिए, तो फ्रीक्वेंसी कितना इंड्यूस हो जाएगा इसमें, तो फ्रीक्वेंसी इंड्यूस होगा, देखिए हम लोग स्पीड इज इक्वल टू हम लोग क्या देखते हैं, 120f डिवाइडेड बाई p, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू एन डिवाइडेड बाय 120, यानी कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन a DC generator whenever rotating armature coil is parallel to the lines of flux, रोटेटिंग आर्मेचर कॉइल जो होगा लाइंस ऑफ फ्लक्स के जब पैरेलल होगा तो क्या होगा उसी केस में, ठीक है। तो उसी केस में क्या होगा, तो उसी केस में होगा फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज मिनिमम, कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो मिनिमम होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरपोल्स इन डीसी मशीन हैविंग ए टैपरिंग शेप, टैपरिंग शेप क्यों होता है इंटरपोल्स में, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए जो जो इंटरपोल होता है उसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, वो होता है कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। कम्यूटेशन कैसे इम्प्रूव होगा, आर्मेचर रिएक्शन से, आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करके, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, हमारा जो कोई भी डीसी मशीन होता है उसी केस में जो हमारा मेन फ्लक्स होता है वो होता है फील्ड फ्लक्स, ठीक है, या फील्ड एमएमएफ, और इसमें होता है आर्मेचर कंडक्टर्स। तो हमारा जो फील्ड फ्लक्स है वो एक पोल से दूसरे पोल की ओर फ्लो करता है, और जो हमारा आर्मेचर है वो रोटेट करता है। तो आर्मेचर जो रोटेट करता है उसके अंदर जब करंट इंट्रोड्यूस होता है
तो वो एक अपना फील्ड डेवलप करता है, ठीक है, वो अपना फ्लक्स डेवलप करता है। ये फील्ड जब इस फील्ड्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसमें डिस्टॉर्शन आता है, तो उसके इफेक्ट को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में इंटरपोल्स रखते हैं, ठीक है, यानी पोल्स के बीच में यहाँ पर हम लोग और दूसरा पोल लगाते हैं स्टेटर में, ठीक है, उसको हम लोग इंटरपोल कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है थ्रू ब्रशेस, यानी कि यहाँ पर ब्रशेस रहता है, उसके थ्रू ये आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है। तो होता है क्या दोस्तों, ये जो ब्रश जो सीरीज में कनेक्शन है, ये ब्रशेस जो है न्यूट्रलाइज करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को, ठीक है। कैसे, आर्मेचर जो फ्लक्स है उसको रिड्यूस करके वो क्या करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा फील्ड फ्लक्स जो है उसका डिस्टॉर्शन नहीं होता है, ठीक है। कहीं पर ज्यादा तो नेट फ्लक्स ज्यादा हो जाता है, कहीं पर नेट फ्लक्स कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो उसमें डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। होता है क्या है कि जो मिड फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह से है, तो आर्मेचर का जो फ्लक्स का डायरेक्शन होता है वो इस तरह से होता है, तो जो हमारा नेट फ्लक्स होता है वो इस तरह से हो जाता है, नेट फ्लक्स, ठीक है। तो उसमें डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है। तो हमारा ये जो एक्सिस है वो हमारा जोग्राफिकली न्यूट्रल एक्सिस होता है, जीएनए, और ये जो हमारा होता है ये होता है मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये सब तो केस में नॉर्मल चलता है, लेकिन जब दोनों फ्लक्स आपस में इंटरेक्ट करता है तो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जोग्राफिकल न्यूट्रल एक्सिस से ये इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, तो ये हमारा अनडिजायरेबल इफेक्ट है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल्स डालते हैं। तो इंटरपोल का जो है उसको टेपरिंग क्यों करते हैं, तो इंटरपोल को टेपरिंग करते हैं सेचुरेशन इन इंटरपोल, इंटरपोल के सेचुरेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इंटरपोल का यूज करते हैं हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, लेकिन इंटरपोल में जो टैपरिंग करता है वो सेचुरेशन को रिड्यूस करने के लिए करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन द ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम कब होगा, तो देखिए हमें पता है कि ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जब मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस मैक्सिमम है, तो ईएमएफ भी मैक्सिमम इंड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स ऑन ए कंडक्टर इज, कंडक्टर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शन होता है। कैसे यूनिडायरेक्शन, तो देखिए जब एक करंट कैरी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो करंट एक्सपीरियंस है मैग्नेटिक फोर्स, जो करंट जो है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, इज ऑलवेज राइट एंगल होगा, किसमें, प्लेन कंटेनिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का, तो सपोज कीजिए कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड इधर से है, कंडक्टर का डायरेक्शन मान लीजिए कि क्रॉस में है, यानी कि प्लेन में वो क्रॉस में है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, ये एक प्लेन के वर्टिकल मान लीजिएगा, और ये है हमारा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इधर ऐसे हो सकता है या अदर इस तरह हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। तो करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग में तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से तो ये वो ऑलवेज एक यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर्स जनरली फाइंड एप्लीकेशंस इन, तो किसमें, जनरेटर्स में, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज सोर्सेज द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वोल्टेज, तो किसमें, तो डीसी जनरेटर केस में, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वोल्टेज, तो क्या होगा उसमें, क्या देखिए जनरेटर केस में क्या करते हैं हम लोग, जो पोल्स है उसके बीच में उसमें हम लोग इस तरह से सप्लाई देते हैं, सप्लाई कंडक्टर्स होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं फील्ड्स में और इसको रोटेट करते हैं, तो क्या होता है इसके साथ फ्लक्स लिंकेज है, वो रोटेशन हम लोग खुद से प्राइम मूवर के थ्रू देते हैं, तो रोटेट रोटेट होता है, तो कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके अक्रॉस फिर हम लोग वोल्टेज यहाँ से निकालते हैं ब्रशेस के थ्रू, तो ये होता है डीसी जनरेटर का काम, ठीक है। तो डीसी जनरेटर केस में क्या करते हैं, कंडक्टर्स का जो मूवमेंट होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उससे हम लोग वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं वो कम्यूटेटर के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, जो कि उसमें कम्यूटेटिंग एक्शन करता है। जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो एक एसी इन नेचर होता है, और कम्यूटेटर एज ए रेक्टिफायर काम करता है और उसके अक्रॉस डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए वोल्टेज सोर्स, तो क्या होता है वो होता है इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज अप्लाइड, ठीक है। तो हमारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डीसी मोटर वेयर डज आयरन लॉस ऑकर, डीसी मोटर है केस में बोले तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं और उससे क्या होता है, रोटेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो आर्मेचर में आयरन लॉस ऑकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द ईएमएफ ऑफ ए डीसी जनरेटर डिपेंड्स अपॉन, ईएमएफ डीसी जनरेटर किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए, सबसे पहले ईएमएफ का फॉर्मूला आप देखते हैं, उसको आप सिंपली याद रख सकते हैं, एन पी फाइव जेड डिवाइडेड बाई 60A। यहाँ पर क्या है? जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, 5 फ्लक्स, पी नंबर ऑफ पोल्स और ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। तो वेव वाइंडिंग केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा? 2। और लैप वाइंडिंग केस में हमने बताया था एल ए इज इक्वल टू पी, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सारे क्वांटिटीज ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, तो डिपेंड किस पे करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है। तो यानी ईएमएफ जो है वो किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये, द पार्ट्स ऑफ द आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्किट विच टेक एक्टिव पार्ट इन ईएमएफ जनरेशन। तो वो क्या होता है? वो होता है कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट्स के इनसाइड में कॉइल साइड, स्लॉट्स, कॉइल साइड। यानी कॉइल हमारा जो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। तो इसमें जो कॉइल साइड होता है वो जनरली फ्लक्स जो दो पोल्स या नंबर ऑफ पोल्स के बीच में कंडक्टर्स रहता है, और ये आउटसाइड की वाइंडिंग रहती है। तो जनरली ये जो कॉइल साइड होता है ना, इनसाइड स्लॉट्स के इनसाइड में रखा रहता है, आर्मेचर स्लॉट्स के इनसाइड में, वो पार्ट करते हैं ईएमएफ जनरेशन में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ लाता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।